ठीक है, एससी भी निकाल लो। एससी भी क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है किसी को? एससी भी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। क्या बात है, तुम एससी भी बना ले रहे हो नालायक को, वाह। 15, 16, तो चलो ठीक है। बट हाँ 15 बता रहा हूँ। A train starts from the rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square for a half minute. The brakes are then applied and the train come to rest in 1 minute. 1 minute. Find the total distance traveled by the train, the maximum speed attained by the train and the position of the train. The max बड़ा आसान सवाल है, चलो निकालते हैं। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? रेस्ट इससे स्टार्ट हो रही है, मतलब u इक्वल टू 0 है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मतलब a 2.0 मीटर पर सेकेंड है। टाइम दे रखा है 0.5 मिनट, 0.5 मिनट दे रखा है, इसको सेकंड में बदल लेना। देन द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन द 1 मिनट, तब ब्रेक्स अप्लाई होते हैं और वो रेस्ट में आ जाती है। ओके ठीक है। हमको क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस निकालना, मतलब एस निकालना है, इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इससे निकाल सकते हैं हम, नहीं तो ए पता, टी नहीं पता, यू 0 है। अच्छा, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80। ये भाई साहब सुनिए, इनिशियल वैल्यू ए कितना है 2, हाफ मिनट यानी 0.5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? डिवाइड, क्या चीज? 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा? 60। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 60 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी? 60 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना, एक्सीलरेशन मीटर स्क्वायर में दे रखा है, टाइम दे रखा है मिनट में, तो सारी यूनिट एक में ही होनी चाहिए, ये गलती मत कर देना। मतलब अपने पास वेलोसिटी आ गई 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो क्या बोला है कि द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड। जब भी ब्रेक ने आती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। और जिस स्पीड से गाड़ी चल रही होती है उसको हम क्या ले लेते हैं? यू ले लेते हैं। और जिस स्पीड से गाड़ी चल रही होती है उसको हम क्या ले लेते हैं? यू ले लेते हैं। ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और भी गाड़ी को स्टॉप करना होता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? शून्य। याद रखना ये बात, कंसेप्ट, ठीक है? क्या हो जाता है? शून्य। तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी ये उसके लिए क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0। फाइनल यानी क्या हो जाएगा? आखिरी में जाके क्या हो रहा है उसके साथ? तो आखिरी में जाके तो रुक रही है ना गाड़ी, तो फाइनल वेलोसिटी 0। चलो उसके बाद क्या निकालना हमको? डिस्टेंस। तो इसमें रख के तुम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो। चलो सॉल्व नहीं करने वाला मैं, इसमें रख के तुम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो। वेरी गुड। चलो उसके बाद क्या बोला है? मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, ठीक है? मतलब मैक्सिमम स्पीड कितना ट्रेन ने अटेंड किया, ठीक है? चलो मैक्सिमम स्पीड, अरे मैक्सिमम स्पीड हमने पहले निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके? उसके बाद क्या निकालना है? सी में द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। जब इस मैक्सिमम स्पीड का जब वो हाफ होगा, मतलब हाफ स्पीड क्या होगा? वी हाफ। वी हाफ कितना होगा? 30 मीटर पर सेकेंड। बोलो कितना हो जाएगा? तो जब वो अपने 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही होगी, मैक्सिमम स्पीड कितना? 30। लेकिन जब वो अपने इस स्पीड से चल रही थी उस टाइम पे उसका पोजीशन बताना है। क्या बताना? उसका पोजीशन बताना है, समझ में? तो इसका पोजीशन बताना है तो v दे रखा है, तुम्हारे पास एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नहीं ये मत लगाओ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे तो s निकल जाएगा। क्या बोलो? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे तो s निकल जाएगा। निकल जाएगा, वेरी गुड। चलो सब तो आ गया, तो बताऊं क्या? यहां से हमने जो निकाला ना एस करके, वहां से सिर्फ उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, टोटल डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 बोलो, 16 बोलो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बात है यार, तुम लोग एससी भी सॉल्व करो, भयंकर। 17, 18, 19,
20 छोड़ दो, फालतू सवाल है। ऊपर वाला सवाल है उसके जैसे वही है नीचे वाला सवाल, ध्यान से पढ़ो। इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का तुमको फॉर्मूला पता है क्या? यू स्क्वायर बाय 2a होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 होती है तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एक्स स्क्वायर में, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में रख के u की वैल्यू 0 रखोगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू स्क्वायर बाय 2a आ जाती है, ठीक है। स्टॉपिंग वेलोसिटी, स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन टाइम दे रखा है 0.3 सेकंड। रिएक्शन टाइम वो टाइम होती है, ध्यान से सुनो, कई बार सवाल आएंगे जिसमें रिएक्शन टाइम की बात कर रही होगी, ठीक है। ध्यान से समझना रिएक्शन टाइम होता क्या। यहाँ पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ? मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। मैंने सामने देखा, कौन आ गया? कुत्ता आ गया। सामने कौन है? टॉमी, ठीक है। सामने कौन है? टॉमी। कुत्ता आ गया। तो जैसे उसको देखूंगा कि कुत्ता है सामने, मैंने अभी देखा उसको कि कुत्ता है सामने, तो मैं जैसे ही देखूंगा उसके बाद मैं ब्रेक लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? तो जब देखा और ब्रेक लगाने में जितना टाइम लगा, मैंने जब देखा उसको और ब्रेक लगाने में जितना टाइम लगा, उसी को क्या बोलते हैं हम? रिएक्शन टाइम बोलते हैं। क्या? रिएक्शन टाइम, मतलब ब्रेक लगाने के बाद इतना तक, ठीक है। तो तो जैसे आपने 19 वाला किया है वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा? 20 वाला भी हो जाएगा, ठीक है। चलो 21 बताओ। 21 21 क्या मैंने क्लास में कराया था वैसा ही है? हाँ हमको लगा। 22 22 वो भी हम क्लास में कराया वैसे ही। 20। चलो बढ़िया, बस हो गया। तुम लोग ऐसे भी सब सॉल्व कर देखो, ऐसे सॉल्व करके आओगे तो देखो डिस्कशन करने में कितना मजा आएगा। खट 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 सब सब सॉल्व हो गया। मेहनती बच्चे। चलो आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कल हम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। बहुत सारे ग्राफ पढ़ने वाले कल, इतने सारे जो देखे भी नहीं होंगे। तो हेडिंग लिखो MUG। क्या लिखोगे? MUG। MUG मतलब क्या होता है? मग। MUG मतलब क्या होता है? मग नहीं है ये, मोशन अंडर ग्रेविटी। M फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। कोटा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है? मोशन है। एनवी वी के क्या है? एम के, मोशन अंडर ग्रेविटी। जानते ना एमवी सर को? सबसे अच्छे से अब आवाज आ रही है? चलो ठीक है। मोशन ग्रेविटी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कहानी सुनाता हूँ बढ़िया बढ़िया। आपने देखा होगा, मैं फोर्स की अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को पता है F इक्वल टू एम जी लिखते हैं, F इक्वल टू एम जी। और आपने पढ़ा है ना, अरे फोर्स इक्वल टू एम जी लिखते हैं ना। मान लो यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है, यहाँ पर एक मास m रखा हुआ है, इसके ऊपर नीचे क्या लग रहा है? ग्रेविटी लग रहा है। इसका जो फोर्स होगा वो क्या होता है? mg के इक्वल होता है कि नहीं होता? अरे फोर्स क्या होता है नालायक का? फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। इस टाइम में एक्सीलरेशन क्या होता है? g। तो m की जगह रख देते हैं g, समझ में आया? g क्या रख देते हैं? g। लेकिन यहाँ पर हमने एक्सीलरेशन की जगह जी क्यों रखा? स्लोली बच्चा लोग, स्लोली, ठीक है। क्या? एक्सीलरेशन की जगह जी। और ये जी की वैल्यू होती क्यों, कितनी है, कैसे निकाली, ये आपको बहुत अच्छी तरह से फील आएगा जब एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है क्या होगा? ग्रेविटेशन। क्या होगा जब पढ़ोगे आप लोग ग्रेविटेशन चैप्टर? ऐसे जो, देखो मैं बता देता हूँ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ये वही फॉर्मूला जो किसने दिया था? न्यूटन जी ने दिया था। पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल आके गिरा था और हमारी माइनस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। क्या बोलता है ये? यहाँ पर एक बॉडी है m1, यहाँ पर एक बॉडी है m2, इनके बीच में कोई आर रहता है आर। तो ये एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स किसके इक्वल होता है? तो ये जो फोर्स होता है ना, ये एफ जी के इक्वल होता है। जी की जी कांस्टेंट, व्हाट इज जी? जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, समझ में? और ये m1 इसका मास, m2 इसका मास, और इनके बीच का डिस्टेंस है, समझ में आया? तो ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल। ये फोर्स निकाल फॉर्मूला। वेरी गुड, ओके। चलो, तो यहाँ पर क्या लगता है, दुनिया में जितनी भी बॉडीज है ना, हम सबको अट्रैक्ट करते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो फोर्स होता है ना, हमेशा अट्रैक्टिव होती है।
ये कभी भी एक दूसरे को रिपेल करने वाली नहीं होती, दो बॉडीज हमेशा रिपेल कभी नहीं करेगी, ठीक है। तो दुनिया में जो भी चीजें हैं सबको एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। जैसे ये खड़ा है, ये जो मार्कर है अभी ये मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तुमको दिख नहीं रहा है, ये अभी मेरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। चार टाइप के फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अपना कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन चारों फोर्स में से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये बहुत वीक फोर्स होता है, वेरी वीकेस्ट फोर्स। चारों फोर्स में से वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप लोग ऐसे उंगली हिलाते हो ना, तो करोड़ों मील दूर बैठा एक जो तारा है ना, उसको भी डिस्टर्ब करते हो। क्या करते हो, डिस्टर्ब करते हो। लेकिन क्योंकि उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, अगर मैं डिस्टेंस को बहुत ज्यादा कर दूं, क्या फोर्स बहुत और कम हो जाएगा। इसीलिए जो बहुत दूर तारा होता है ना, वो क्या होता है, बहुत दूर। कभी सोचा है कि एक और चीज बता तो तुमको इंटरेस्टिंग, तुम लोग जो स्टार्स देखते हो ना, स्टार्स, स्टार्स, अरे स्टार्स यानी तारे, ठीक है। स्टार्स देखते हो, स्टार्स से लाइट आती है ना, ये नहीं कि स्टार से लाइट आई तुम लोग अभी का अभी देख रहे हो। जो स्टार्स देखते हो ना, हमारे पास में जो सबसे पास वाला स्टार है, उसको वहां से लाइट आने में भी यहाँ पर कितने, लगभग 4 साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं, 4 साल। मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं, 4 साल होता है कि 10 साल होता है, मतलब 4 साल लग जाते हैं जो हमारे सबसे पास वाला तारा है उसको लाइट यहाँ पर आने में, ठीक है ना। मतलब अगर कोई तारा तुम लोग देख रहे हो ना, तो वो कितना पुराना चीज देख रहे हो, 4 साल पुराना तारा देख रहे हो। समझ में आया, क्योंकि लाइट आएगी तभी तो हमको दिखता है। तो रोज वो दिखता है क्योंकि रोज वो लाइट आ रही है ना वहां से। फिर तो कितने साल पुरानी घटना है, लगभग 4 साल। एग्जैक्ट डेटा बता दूंगा कि कितने साल पुरानी देखते हैं हम लोग, ठीक है। इतना दूर है तारे, स्टार्स वेरी फास्ट, बहुत दूर है स्टार, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वो स्टार्स बहुत बड़े हैं इसलिए हमको बहुत छोटे दिखते हैं पास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर दो बॉडीज के बीच में लग रहा है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, एफ जी इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, m1 m2। मैंने क्या किया, दोनों तरफ m से डिवाइड किया। इसको मैं कैपिटल M ले रहा हूँ, इसको स्मॉल m ले रहा हूँ। इस तरफ भी मैं कैपिटल M से डिवाइड कर, सॉरी स्मॉल m से डिवाइड कर रहा हूँ, और इधर भी मैं स्मॉल m से डिवाइड कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, इधर भी m से डिवाइड, इधर भी मैंने m से डिवाइड किया, इधर भी m से, इधर भी m से डिवाइड किया। तो तुमको पता है F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है कि नहीं होता, F इक्वल टू ma होता है। अगर मैं इस मास को उठा के इधर नीचे लेके आऊं, इस मास को उठा के नीचे लेके आऊं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्सीलरेशन बचेगा। F अपॉन m क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर देखो, ये वाला मास और ये वाला मास कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इस मैंने पूरे किया, ठीक है, इस पूरे को m से डिवाइड किया। अब देखो ये वाला मास और ये वाला मास कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। क्या बचेगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो यहाँ पर जो एफ बाई एम निकालूंगा, इसको क्या बोलूंगा मैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलूंगा मैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो जी होता है ना, वो क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी के कारण कितना एक्सीलरेशन लगा रहा है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको नीचे से यहाँ पर पकड़ के रखा हूं, मतलब अभी मेरा हाथ इस पर फोर्स लगा रहा है। जैसे इसको छोड़ूंगा तो क्या ये नीचे आया, ध्यान से देखना। जैसे क्या ये नीचे आया, कौन इसको नीचे लेके आ रहा है, कहाँ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ। देखो यहाँ पर कोई मास है, इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, एक्सीलरेशन लगता है जी, और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे F इक्वल टू एम जी के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया। जो अपना वेट होता है ना, वेट, वो भी एक तरीके का क्या होता है, फोर्स होता है। वेट, जो अपना वेट होता है वो एक तरीके का क्या होता है, फोर्स ही होता है। वेट इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ और एनी ऑब्जेक्ट। समझा, वेट क्या होता है, फोर्स होता है। क्यों, W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। अरे ये क्या लिखते हैं, mg इज वेट ही तो होता है। mg क्या होता है, वेट होता है। मेरा वेट इतना kg है, वो क्या होता है, मेरा वेट होता है। कब, जब मेरे मास को मेरी ग्रेविटी से, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी ग्रेविटी यहाँ पर ज्यादा है, मान लो यहाँ पर मैं ग्रेविटी ज्यादा है, तो मेरा वेट यहाँ पर ज्यादा होगा। मैं मून पे चला जाऊंगा, वहां पर ग्रेविटी कम है, तो मेरा वेट भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर जी कम होगा तो वेट भी तो कम होगा। मास बदलने वाला नहीं है, ये मास थोड़ा बदलता है। यहाँ पर भी यही है, चांद पे जाऊंगा तो भी वही रहेगा। समझना, तो वेट भी एक काइंड का क्या होता है, फोर्स होता है। समझना, इट इज अ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग कहा थे, हम लोग यहाँ पर थे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है एक्सीलरेशन ही, लेकिन किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी के कारण आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझना, अब यहाँ पर जो जी की वैल्यू होती है, तुमने सुना होगा जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये आया कैसे, आता कैसे, तो यहाँ जी की वैल्यू की वैल्यू आवाज कट कट के आ रहा है, आवाज कट कट के आ रहा है। ठीक है, करता हूँ।
आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। मैंने वही लिखूंगी ना। ठीक है, देखो तो यहाँ पर जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब तुमको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड आती है। ये आती कैसे, ये कैसे आई? तो यहाँ पर जी की वैल्यू रखो। जिस प्लेनेट का आपको ग्रेविटी निकालना, मान लो मेरे को मार्स का ग्रेविटी निकालना है, तो वहां पर मेरे को मार्स का क्या चाहिए, मास चाहिए। मंगल ग्रह का क्या निकालना पड़ेगा, मास, और उसका रेडियस पता करना पड़ेगा कि उसका रेडियस कितना है। यहाँ पर रखो और फिर वापस ये जो जी होता है ये कांस्टेंट होता है, सब जगह यही होता है, समझ में आया? तो ये यहाँ पर अर्थ प्लेनेट है, हमारा अर्थ प्लेनेट है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अर्थ का मास, और यहाँ पर क्या रखेंगे, अर्थ का रेडियस, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर अर्थ की आएगी ग्रेविटी। और इसको जब सॉल्व करते हो तो कितनी इसकी वैल्यू आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया ग्रेविटी? इतना लेक्चर देना नहीं था मेरे को, सिर्फ मैं चाहता था सीधा बता देता। यहाँ पर यूज भी मेरे को यही करना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस इतना से मेरा काम हो जाता। मैं इसकी जरूरत फिर से आवाज नहीं आ रही थोड़ा भी। मैं बारिश होती है ना, तो पड़ता है।